अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली यहाँ पर हम किडनी का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि जो हमने डिस्कशन की थी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, वो हमने उसकी एनाटॉमी को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स थे, एक्सटर्नल चीज़ें थी, उनको हमने समझा था। लेकिन अगर हम इंटरनल किडनी के स्ट्रक्चर को समझें तो उसमें हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को, क्योंकि नेफ्रॉन जो है हमारे पास, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी की, यानी किडनी जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो बाय द हेल्प ऑफ दीज नेफ्रॉन कर रहा है। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये सिर्फ एक नहीं बल्कि एक किडनी में कंटेन करते हैं मोर देन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो सिर्फ एक नहीं होते हैं बल्कि 1 मिलियन से अबव होते हैं एक किडनी में हमारे पास नेफ्रॉन। ठीक है, उसके आगे लिखा है विच आर माइक्रोस्कोपिक यूनरी ट्यूबर। अब ये माइक्रोस्कोपिक यूनरी ट्यूबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास जो नेफ्रॉन का मेन फंक्शनल जो काम है, जो ये फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे पास कर रहे हैं ये 4 मेन पार्ट्स, क्योंकि एक नेफ्रॉन कॉन्सिस्ट करता है 4 मेन पार्ट्स में। यानी नेफ्रॉन के मजीद स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो हमारे पास नेफ्रॉन में कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ मेन उनकी जो पार्ट्स हैं, उनकी जो बॉडीज़ है, जो स्ट्रक्चर है, वही अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, और यही नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट कहलाता है किडनी का। अब उन 4 मेन पार्ट्स को हम समझते हैं। पहला हमारे पास जो पार्ट है दैट इज द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? बोमेन कैप्सूल के बारे में मजीद आपकी बुक में लिखा है दैट इज ईच नेफ्रॉन बीइंग्स इन द कॉर्टेक्स एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। अब वो जो एक नेफ्रॉन है, अगर हम एक नेफ्रॉन को ले लें, वैसे तो 1 मिलियन अबव है, एक नेफ्रॉन को उठाएं और इसके स्ट्रक्चर को समझें, तो जो उसकी स्टार्ट है, जो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर है जहाँ से नेफ्रॉन शुरू हो रहा है, वो हमारे पास कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। और वो किस तरीके का है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कॉर्टेक्स है, और कप लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। सही है। अच्छा, अब ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना है? क्योंकि इसके अंदर मजीद कुछ ग्लैम्युलर नेटवर्क्स, कैपिलरीज नेटवर्क्स मौजूद होते हैं जो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अभी तो हम थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, यानी थ्योरी की मदद से समझ रहे हैं नेफ्रॉन को, ताकि आप अपनी बुक से ही पढ़ेंगे तो आपके लिए याद रखना, समझना आसान होगा। पेपर में आपको वही अटेम्प्ट करना है, वही लिखना है जो आपकी बुक में मौजूद है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का, ये शॉर्ट में या लॉन्ग में आ जाए, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि नेफ्रॉन के मेन 4 पार्ट है, और ये 4 को आप एक एक इंडिविजुअल डिफाइन करेंगे। सही है, जितना आपके बुक में है उतना ही आप डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम एक डायग्राम की मदद से कॉन्सेप्चुअल नेफ्रॉन को समझेंगे कि हमारे पास बोमेन कैप्सूल कहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाकी जो पार्ट है वो कहाँ पर है। तो पहला पार्ट तो बोमेन्स कैप्सूल हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा स्टूडेंट? दूसरा पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल क्या है? तो यहाँ लिखा है बोमेन्स कैप्सूल लीड्स। लीड्स मतलब जो ज्वाइंट है। ठीक है, यानी कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ओरिजिन, यानी जहाँ से वो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से वो ज्वाइंट है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारा बाजू है, जो हमारा आर्म है, ये हमारी बॉडी के साथ ज्वाइंट है या हमारी पूरी बॉडी इस आर्म के साथ ज्वाइंट है? तो ऑब्वियसली हमारा आर्म ज्वाइंट है। तो आर्म जहाँ पर ज्वाइंट है हमारी बॉडी की, वो जगह हमारी क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, वो पार्ट हमारा ज्वाइंट है। इसी तरीके से ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, ये बोमेन्स कैप्सूल के बिल्कुल साथ इस तरीके से ज्वाइंट होगा। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट होगा, फिर फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा इसका। सही है। अब ये जो प्रॉक्सिमल, अच्छा, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? बलदार, बलनुमा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, ये ट्यूब है। ठीक है, ट्यूबल है। तो ये ट्यूबले जो है ये इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है, बल्कि कैसा है? ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या है? बलदार है। ठीक है, आगे लिखा है कॉन्वोल्यूटेड का, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कोलाइड, यानी कि जैसे कोल नुमा। उसके बाद लिखा है ट्यूबल विच पासेस इनटू द मेड्यूला, जो कि गुजर रहा है कहाँ से? मेड्यूला से गुजर रहा है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास मेन पार्ट है दैट इज लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली क्या है? मजीद इसका जो पासिस वे है, रास्ता है, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं लूप। और हेनली मतलब, हेनली उस शख्स का नाम है जिसने पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम जिसने हेनली को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उनके नाम के ऊपर रखा गया लूप ऑफ हेनली।
तो आगे लिखा है लूप ऑफ हेनली के बारे में, द ट्यूबुले विल इंटर इनटू द मेड्यूला, एक्सटेंड इनटू द रीनल पिरामिड एंड मेक अ यू लाइक ट्यूब। अब ये इंपॉर्टेंट है, यू लाइक ट्यूब। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल इस तरीके से ओपन होगी आगे किसमें, ये ओपन होती जाएगी इसमें हमारे पास आगे प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबल में, ठीक है। आगे उसके बाद ये यूं करके ऐसे यू शेप बनाएगा, ठीक है। ये जो यू शेप है हमारे पास, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनली कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से लूप ऑफ हेनली, और उसके बाद अगेन हमारे पास ऐसे बलदार कॉन्जुलेटेड ट्यूबल होगा जिसका नाम होगा डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुले, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक और चीज होगी, वो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, लास्ट में हमारे पास होगा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। क्योंकि देखें लूप ऑफ हेनली के बाद जो हमारे पास दोबारा कॉन्जुलेटेड ट्यूबल आएगा उसे तो हम डिस्टल कॉन्जुलेटेड, अब इसे भी समझ लेते हैं ये है क्या, व्हेन द ट्यूबल इंटर्स इनटू द कॉर्टेक्स अगेन इट बिकम कॉन्जुलेटेड अगेन। अब जब यू शेप आएगा यानी लूप ऑफ हेनली, उसके बाद दोबारा ये जो है ना स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉन्जुलेटेड हो जाएगा। और कॉन्जुलेटेड होने के बाद अगेन जो भी अपना जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन है, उसको पास करते हुए कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट पे जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 पार्ट तो हमारे पास इसका हो गया, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूबल, ठीक है। दोबारा बलदार बलनुमा ट्यूब्यूल जो होंगे वो होंगे। अब ये सारे ट्यूब्यूल जाके किससे अटैच्ड होंगे, किसके पास ज्वाइन होंगे, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन, अब एक नहीं बहुत सारे नंबर ऑफ नेफ्रॉन ओपन होंगे, कहाँ पे जाके, इनटू अ ट्यूब, एक ट्यूब में जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब इसके नाम से ही इसका काम आपको समझ आ रहा होगा, कलेक्टिंग डक्ट का मतलब कलेक्ट करना। तो एक नेफ्रॉन जब अपने बोमेन्स कैप्सूल से लेके प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड से लेके लूप ऑफ हेनली से लेके डिस्टल, जब ये पूरा प्रोसीजर जो आएगा तो इन द एंड वो नेफ्रॉन कहाँ पे लेके जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास लेके जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के पास वो मजीद कुछ फर्दर चीजों के पास जाएगा और इन द लास्ट वो चले जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो एक्चुअली नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, जिस तरह हमारे लंग्स और हार्ट मिलके काम कर रहे होते हैं, हमारे लंग्स और हार्ट मिलके क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे जो चीजें पास आउट हो रही होती है वो ज्यादातर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज है वो क्या है, ब्लड है, सही है। के अंदर मिलियंस ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन है और वो नेफ्रॉन मिलकर हमारे ब्लड को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। उसमें से जो भी वेस्ट है, यूरिन है, जितनी भी चीजें हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाने का जो रास्ता है वो यही हमारे पास नेफ्रॉन है, सही है। अब लास्ट में लिखा है, अब जब ब्लड का जिक्र है, यहाँ ब्लड मौजूद है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ कैपिलरीज आर्टरीज भी होंगी। तो लिखा है नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था इन टर्म ऑफ बायोलॉजी, दैट इज किडनी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, किडनी है। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन की मदद से जो है ना, ये हमारे पास कुछ कैपिलरीज, कुछ ब्लड वेसल जो है वो सराउंडेड है पूरे किसमें, नेफ्रॉन्स में। आपकी बुक में डायग्राम है फिगर 2.12 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद ब्लड वेसल। तो उस डायग्राम को आप देखें, वहां पर हमारे पास मुख्तलिफ लेबलिंग भी की है, आपको क्लियर समझ आएगा। उसके साथ ही आपको रेड और ब्लू कलर के कुछ ब्लड वेसल्स नजर आ रहे होंगे, सही है। यही ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करेंगे, कंटेन करेंगे, लेके फिर आगे लेके जाएंगे, सही है। अब हमने ये थ्योरेटिकल तो समझ लिया कि ये हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल है क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेशन में हमारे पास कितनी चीजें हैं। अब हम डायग्राम की मदद से इनकी पोजीशन को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे, सही है। पहले इनकी पोजीशन को समझेंगे और वहां पे कुछ टर्म्स हैं उनको समझेंगे तो हमारा फंक्शन पढ़ना और आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को तो समझ लिया, अब इनके पार्ट्स को, इनके पार्ट्स की पोजीशन को फंक्शन के साथ हम समझते हैं, ठीक है। तो हियर इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में क्लियर कर लें, दैट इज कि नेफ्रॉन जो है हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास कहलाएगा नॉन ट्यूबुलर और एक हमारे पास कहलाएगा ट्यूबुलर, ठीक है। इस तरीके से जब पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा जो वो है हमारे पास उसका फंक्शन है वो किस जगह पर आएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है उसकी पोजीशन क्या है ये याद रखने में आपको आसानी होगी। तो एक हमारे पास हो जाएगा नॉन ट्यूबुलर पार्ट, दूसरा ट्यूबुलर। अब नॉन ट्यूबुलर में हमारे पास 2 चीजें आएंगी, मजीद 2 डिविजन्स है।
एक हमारे पास है बोमन्स कैप्सूल, जिसे अभी हमने डिस्कस किया, जो हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मजीद जो है हमारे पास वो क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो होता है दैट इज ग्लोम्युलर। अब ये ग्लोम्युलर जो है इसी के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है, यानी ये ग्लोम्युलर कहाँ पर मौजूद होगी, बोमन्स कैप्सूल के अंदर मौजूद होगी। अब डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो हमारे पास कप शेप है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर कुछ आपको नेटवर्क्स नजर आ रहे होंगे, ये नेटवर्क है हमारे पास ग्लोम्युलर्स यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये बोमन्स कैप्सूल से जो नेटवर्क्स निकल रहे हैं हमारे पास, वो आर्टरियोल्स कहलाएगा, एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखी है कि नॉन ट्यूबुलर पार्ट में बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल से जो आर्टरियोल्स निकल रही है वो हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल्स कहलाएंगी। उसके बाद लिखा है इंटर इनटू द बोमन कैप्सूल, क्योंकि ये कहाँ पर इंटर है, बोमन कैप्सूल में इंटर है, बोमन कैप्सूल से ही निकल रही है, ठीक है। और ये हमारे पास मजीद जो इसका स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा ग्लैम्युलर। अब ये जब इंटर, तो ये हमारे पास जो इंटर हुई है, यानी यहाँ से जो इंटर हुई है, ये हमारे पास जो है वो एफरेंट है, ठीक है। और जो यहाँ से निकल रही है ये हमारे पास इफरेंट है। तो ये आपने याद रखना है, जो बोमन्स कैप्सूल से इंटर हो रही है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, वो हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल्स है, और जो निकलेगी वो हमारे पास कहलाएगी इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, यानी कि लीविंग दी बोमन्स कैप्सूल। अब अपने याद रखने के लिए आप लिख लें, वो जो इंटर होगी दैट इज एफरेंट, जो लीविंग यानी बोमन्स कैप्सूल से निकल रही है, उस कप नुमा जो स्ट्रक्चर है उससे जो निकल रही है आर्टरियोल्स, वो हमारे पास इफरेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो आर्टरियोल्स इफरेंट निकली है बोमन कैप्सूल से, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड स्ट्रक्चर में, यानी कि ये आगे जो कंटिन्यू होगा स्ट्रक्चर वो प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड स्ट्रक्चर में कंटिन्यू होगा, यानी इस तरीके से बल नुमा बलदार स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारे पास कहलाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड। उसके बाद ये जाएगा लूप ऑफ हेनल में, यानी इसका स्ट्रक्चर जो चेंज होगा वो होगा लूप ऑफ हेनल में। लूप ऑफ हेनली जो है हमारे पास, लूप ऑफ हेनली यानी यू शेप। अब ये देखें यहाँ पर है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है दैट इज लूप ऑफ हेनली। अब ये आगे बलदार बलनुमा कॉन्जुलेटेड टिब्यूल है हमारे पास, जो कहलाएगा डिस्टल टिब्यूल, ठीक है, डिस्टल कैन्युलेटेड टिब्यूल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सीधा जाएगा हमारे पास किसमें, ये अटैच हो जाएगा कलेक्टिंग डक के साथ, ठीक है। अब यहाँ कलेक्टिंग डक में देखें हमारे पास एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरीके से और मजीद डक है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो नेफ्रॉन्स यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, यूरिन होगा, जो भी चीजें होंगी वो यूरिन ब्लैडर के पास ले जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास पूरा जो है इस तरीके से आपको एक फंक्शन का फ्लो चार्ट अगर आप बना लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमारे पास नेफ्रॉन के दो हिस्से, नॉन ट्यूबुलर दूसरा ट्यूबुलर। ट्यूबुलर जो है उसमें हमारे पास आता है बोमन्स कैप्सूल और ग्लोम्युलर्स, क्योंकि ये ट्यूब की फॉर्म में नहीं है इसलिए हम इसे नॉन ट्यूबुलर कह रहे हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड लूप ऑफ हेनली और डिस्टल, ये हमारे पास एक ट्यूब की फॉर्म में इसलिए हम इसे ट्यूबुलर कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो आर्टरियोल्स इंटर होगी उसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स। उसके बाद यही आर्टरीज जब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से या बोमन्स कैप्सूल से लीव होगी, निकलेगी, तो उसे इफरेंट आर्टरियोल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जाएगी प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड की तरफ, मतलब इसके बाद का स्ट्रक्चर जो है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड यानी बलदार बलनुमा टिब्यूल्स। उसके बाद यू शेप लूप ऑफ हेनली, उसके बाद हमारे पास डिस्टल कॉन्जुलेटेड, और फिर ये सिंपल चले जाएंगे कलेक्टिंग डक के पास, कलेक्टिंग डक से सीधा यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। तो इनका फंक्शन ये है कि ये इस तरह पास आउट हो रहे हैं। अदरवाइज जब आपको पेपर में लिखना होगा तब तो आप ये चार्ट नहीं बना सकते, तो फिर तो आपको लिखना होगा। तो उसके लिए आपकी बुक में पेज नंबर 31 में फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन अच्छे से डिटेल तरीके से समझाया हुआ है, आप वो याद कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जब आपसे पूछा जाए तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी उसमें जो चीजें लिखी हैं वो यही लिखी हैं कि पोजीशन क्या है और वर्क किस तरह कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को, उसके बाद हमने समझा है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट पूरा एक टॉपिक मुकम्मल होता है। इसी वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज ओस्मो रेगुलेशन इन किडनी, कि किडनी ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म किस तरीके से करती है।
नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने एक और अलग से टॉपिक को, वो है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन आपने मुख्तलिफ जगह में पढ़ा होगा कि किस तरीके से सॉल्ट और वाटर को रेगुलेट कराया जाता है और बैलेंस कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट और वाटर बैलेंस्ड होगा वो कहाँ पर होगा? हमारे ब्लड में होगा, जिसे रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? किडनीज और नेफ्रॉन्स करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो किडनी है उसका मेन क्या रोल है ओस्मो रेगुलेशन में, हम इसे समझते हैं। तो आपकी बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है, मस्ट आपके पेपर में भी आएगा, बिल्कुल अलग और सेपरेट टॉपिक है। ठीक है इसी चैप्टर का, होम्योस्टेसिस का, किडनी से रिलेटेड है, लेकिन जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनसे अलग है। सही है, तो ओस्मो रेगुलेशन आप पहले सुन चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, यानी साल्ट और वाटर। हमारे पास जो स्टूडेंट साल्ट है, ठीक है, प्लस जो हमारे पास स्टूडेंट वाटर है, इस साल्ट और वाटर को जो बैलेंस करना है, ठीक है, इस सॉल्ट और वाटर की जो बैलेंस है या इनको जो रेगुलेशन है वो हमारे पास कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। सही, अब आगे लिखा है द ब्लड प्लाज्मा। अब ये जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा है बिकम्स टू कंसंट्रेटेड, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है। कब? वाटर विल मोर आउट टू सेल बाय ऑस्मोसिस, जब हमारे पास जो हमारा वाटर है वो मूव आउट हो जाता है किससे? सेल से, ऑस्मोसिस की वजह कर। ऑस्मोसिस प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस में जब हमारा वाटर जो है वो मूव आउट हो जाएगा ऑस्मोसिस की मदद से सेल के अंदर से, तो इसके नतीजे में क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ इट द ब्लड सेल एंड टिश्यू विल बिकम डिहाइड्रेटेड एंड श्रिंक। तो जब हमारे सेल्स में से हमारे सेल के अंदर जो भी वाटर है, ये वाटर की जो कंसेंट्रेशन है, जब वो मूव आउट हो जाएगा, सेल से बाहर चला जाएगा, टिश्यू से निकल जाएगा, तो हमारे सेल और हमारा टिश्यू क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और डिहाइड्रेटेड की वजह का श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी प्लांट को वाटर ना दो, ठीक है, उसे काफी टाइम से प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? श्रिंक होने लगेगा, सुकड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी में जब मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए वाटर की कमी होती है, जब हम वाटर का सही इनटेक नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत डल सी और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ठीक है, हमें डिहाइड्रेशन होने लगती है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे सेल्स और टिश्यू को प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन और बैलेंस वाटर नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेट के साथ साथ ये श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, हमारे सेल्स भी, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन चाहिए होती है। सही, आगे लिखा है दिस कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब हमारे सेल के अंदर ये जो कंट्रोल है किसका? वाटर का और सॉल्ट का, ये कंटेंट ऑफ द बॉडी कौन कर रहा है? या किडनी कर रहा है, और इसे हम ओस्मो रेगुलेशन कहेंगे। ठीक है, लिखा है इट ऑल्सो रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन दी ब्लड। अब यहाँ पर लिखा ये है कि ना सिर्फ हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स में या मुख्तलिफ टिश्यूज में या मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए ओस्मो रेगुलेशन, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस का होना जरूरी है, बल्कि साथ ही साथ हमारे ब्लड में भी एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट की बैलेंस टू दे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड में भी वाटर और सॉल्ट की जो रेगुलेशन है उसका बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, और आपको ये पता है कि किडनी जो है हमारे पास स्टूडेंट, किडनी जो है वो ना सिर्फ एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बल्कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में एक मेन रोल कर रही है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो सॉल्ट है, वाटर है, उनकी रेगुलेशन का काम कौन कर रही है? किडनी कर रही है, नेफ्रॉन्स कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है किडनी मेक श्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड स्टे मोर और लेस कांस्टेंट। अब क्या होगा? आपके इस टॉपिक के नीचे एक चार्ट बना हुआ है, एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें लिखा है कि जब हम हद से ज्यादा वाटर को इनटेक करते हैं, पानी को लेते हैं, तो ऐसे नतीजे में हमारे वाटर पोटेंशियल का लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। राइट, जब वो इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, उसके बाद उसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स, हार्मोन शामिल होते हैं। ऐसे नतीजे में फिर क्या होता है कि हमारा जो नेफ्रॉन्स था, जो कलेक्टिंग डक्ट था, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इस तरह जो हमारा वाटर है वो क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम में वो बैलेंस रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसके अलावा जब हद से ज्यादा वाटर हो जाए, तो आपकी बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया है, दैट इज ब्रस्ट। तो वो ब्रस्ट भी हो सकता है, फट भी सकता है। तो ऐसे नतीजे में वो कैसे रेगुलेट करेगा? जब वो वाटर को अपनी बॉडी से निकालेगा। कैसे निकालेगा? वो जब स्वेट की फॉर्म में वाटर को रिलीज करेगा, वाटर वेपर बनेगा, निकलेगा हमारी बॉडी में से, जो वाटर निकलता है स्वेट की सूरत में, तब हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो भी बैलेंस हो जाता है।
जब स्वेट निकलेगा तो ऐसे नतीजे में वाटर का जो पोटेंशियल लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उसमें जितने भी हार्मोन्स और ग्लैंड शामिल होंगे, जो बचेगा उसे नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस तरीके से हमारा यूरिन सिस्टम जो है वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करेगा, वाटर लेवल बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से किडनी रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। किडनी ना सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह हमारी पूरी बॉडी को जरूरत है सॉल्ट और वाटर के बैलेंस की, उस तरीके से हमारे ब्लड को भी जरूरत है। ठीक है,